हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आज हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं 12वीं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म अर्थात गतिमान आवेश और चुंबकत्व का सेकेंड हाफ पोर्शन, जिसमें हम आज देखने वाले हैं कि लॉरेंज बल क्या होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पहले जो इस चैप्टर का जो पहला भाग है उसकी हमने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और आगे आज देखते हैं कि लॉरेंज बल क्या होता है और उसमें जो डायरेक्शन निकालने का मेथड होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वो कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए चालू करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हमने लॉरेंज बल का तो हेडिंग डाल चुका है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, किसको कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हमने पैरेलल लाइन से समानांतर रेखाओं से दर्शाया है, ठीक है, जिसे हमने वेक्टर बी से दर्शाया है यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देख लीजिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस तरफ से इस तरफ लग रहा है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पहले से है ना, देखो। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं बैकग्राउंड में, जो हमने पहला चैप्टर में पढ़ा था, पहले भाग में, पहले पार्ट में, इस पहले पार्ट में हमारा करंट फ्लो होता था तो मैग्नेटिक फील्ड आता था। अब इस सेकेंड पार्ट में हमारा मैग्नेटिक फील्ड पहले से है और उसमें कोई आवेश या चार्ज या करंट जाएगा, ठीक। ध्यान देंगे, इसमें पहले से मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रख देना और उसमें हमारा चार्ज या करंट क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा, तब उसके ऊपर क्या होता है, कैसा प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड पहले से रखा हुआ है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास अगर कोई एक यूनिट चार्ज या फिर कोई भी एक चार्ज, जिसका नाम हमने क्या दिया है, क्यू, और ये यूनिट चार्ज इस एंट्री में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है, प्रवेश करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करने पर इस चार्ज के ऊपर जितना भी फोर्स अप्लाई होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल, ठीक। सिंपल सा है कि अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है या फिर किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कोई चार्ज एंट्री कर रहा है किसी वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी हम मान लेते हैं वी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से एंट्री करने के कारण इसको मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है, उस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज बल। सिंपल सी बात। इसके पहले बार इंट्रोड्यूस किया होगा लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसका नाम भी क्या है, लॉरेंज फोर्स नाम है। हालांकि इसका यूनिट जो होगा वो तो न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये एक फोर्स है एक प्रकार का, ठीक। चलिए, तो जो भी फोर्स लगने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मान लीजिए इसमें जो फोर्स लगने वाला है वो क्या है, एफ है, ठीक है। तो ये जो एफ है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, अर्थात किसके किसके ऊपर निर्भर करता है, ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक। हम देखते हैं कि अगर जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा इस पे ऊपर फोर्स लगेगा, ये ध्यान देंगे। जितना भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। तो हम कह सकते हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ये सब के बारे में चर्चा हम लास्ट में करेंगे। दूसरा हम कह सकते हैं कि कौन एंट्री कर रहा है, अर्थात कौन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। तीसरा हम ये देखते हैं कि वो जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज कितने वेलोसिटी से एंट्री कर रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि अगर हमारा जो चार्ज है वो किस एंगल के साथ एंट्री कर रहा है। तो हमारा जो एंगल है उस एंगल को मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल से एंट्री कर रहा है। तो अगर वो थीटा एंगल से एंट्री कर रहा है तो थीटा एंगल के साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये याद रखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम चारों के बारे में चर्चा करें तो अब ये सोचिए कि हमारे पास एक छोटा चुंबक है और एक बड़ा चुंबक है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बड़े चुंबक का जो भी मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल लगेगा वो ज़्यादा लगेगा और छोटे चुंबक का कम लगेगा। तो जो बड़ा चुंबक है वो ज़्यादा जोर से अपनी ओर खींचेगा किसी को, तो अगर वो खींचेगा तो उससे टकराव के कारण जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि बड़ा चुंबक होना और छोटे चुंबक होने से उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है या प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लगने वाला बल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ठीक उसी प्रकार से उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन प्रवेश कर रहा है इसके ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक। तो देखिए, जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर छोटा चार्ज आएगा तो छोटा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर बड़ा चार्ज आएगा तो बड़ा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये भी तो डिपेंड कर रहा है कि कौन एंट्री कर रहा है। छोटा चार्ज है तो छोटा फोर्स, बड़ा चार्ज है तो बड़ा फोर्स। तो उसी प्रकार से जो हमारा ये भी है, जो चार्ज ये कितने वेलोसिटी से इसमें एंट्री कर रहा है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ये हमारा चार्ज धर 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 जाके चले जाएगा तो इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर यही चार्ज आपका सुल्लू सुल्लू जाएगा तो इसके ऊपर कम फोर्स लगेगा। आप ये
आप ये एज्यूम कीजिए कि मान लीजिए कोई नदी है और नदी में पानी बह रहा है और उसकी कोई धार है जो कि नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए ठीक ठाक है ना उस नदी की धार। अब जैसे आपको नदी को क्रॉस करना है तो आप नदी को तैर कर पार करना चाहते हैं तो बड़ी तेज़ी से तैर कर पार करेंगे तो उस तरफ पहुंच पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि आपने धीरे से अगर उसको पार करना चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप नदी के बहाव में बह जाएं। तो ये भी तो डिपेंड कर रहा है कि आप कितने वेलोसिटी के साथ नदी में एंट्री करके प्रवेश करके उसको पार करना चाहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आपका चार्ज जो है वो भी कितना वेलोसिटी के साथ एंट्री कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो फोर्स भी ज़्यादा रहेगा, अगर वेलोसिटी कम रहेगा तो फोर्स भी कम रहेगा। देखिए अब इसी चीज़ को और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए सामने कोई दीवार रखा हुआ है और उसमें आपके सिर को अपने टक्कर करवाना है, तो आप जितनी ज़ोर से जाके टकराएंगे, जितनी वेलोसिटी के साथ टकराएंगे, आपका सिर उतना ज़ोर से लहूलुहान हो जाएगा, फूट जाएगा सिर वहाँ पे, ठीक। तो अगर आप जाके सिर्फ जाके टच करके आ जाते हैं तो बल कम लगेगा, और अगर ज़ोर से जाते हैं तो बल ज़्यादा लगेगा। तो कितने वेलोसिटी के साथ आप उससे जाके टकरा रहे हैं ये भी तो डिपेंड कर रहा है, ठीक। साथ में ये देखते हैं कि कितने एंगल से वो उस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, कितने एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक दीवार है कुछ ऐसा। अब इस दीवार पे आप ऐसा जाके टकराओगे, सीधा ऐसा, तो जाके टकराओगे तो आपको ज़ोर से बल लगेगा। और मान लो इस दीवार में आप ऐसे तिरछे जाते हैं तो ऐसे तिरछे टकराएंगे और टकरा के इधर निकल लेंगे, कुछ इस तरीके से इधर से आए और इधर से निकल लिए। तो आप जब इधर से आएंगे तो आप स्लाइटली उसके टच में आएंगे, कम टच में आएंगे, जिससे फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। और सीधे सीधे जाते हैं तो आपको फोर्स क्या लगेगा, जोरदार लगेगा। तो डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से एंट्री कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे थीटा के एंगल को कंसीडर करते हैं। हमने थीटा जो लिया हुआ है, कौन सा थीटा लिया हुआ है, साइन थीटा। अब ये साइन थीटा ही क्यों, कॉस थीटा क्यों नहीं, बाकी थीटा क्यों नहीं? तो हम ये देखते हैं कि हम लोग जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं, मान लीजिए हम लोग ऐसा कुछ एंट्री मार रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसे तिरछा, यहाँ से कुछ ऐसा जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं, ये थीटा कम है, तो थीटा कम होने के कारण यहाँ लगने वाला फोर्स भी क्या एक्सपीरियंस होता है, कम। और थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं 90 डिग्री तक के, तो जिसमें जो लगने वाली फोर्स है उसकी भी वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा थीटा है जिसकी वैल्यू को अगर बढ़ाएं तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाए? तो हमने देखा कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ाने पर, थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर वो मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन साइन थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखा है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर हम सबको कंबाइन करने की कोशिश करें, सबको एक साथ लिखने की कोशिश करें, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी, और ये हो जाएगा हमारा साइन और ये थीटा, कुछ इस तरीके से। बहुत ईजी है। क्यू वी बी साइन थीटा, ये लगने वाला हमारा जो फोर्स है वो लॉरेंज फोर्स है, जिसको हमने किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, न्यूटन से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा लॉरेंज बल। अब इसको हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर इसको हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, जिसका नाम क्या हो जाएगा, के। तो यहाँ हो जाएगा के क्यू वी बी, और ये हो जाएगा साइन और ये थीटा, ठीक। अगर हम एसआई सिस्टम यूनिट की बात करें तो एसआई सिस्टम यूनिट में हमारा जो एफ में के का वैल्यू जो होता है, इस के की वैल्यू को हम लेते हैं 1, तो उस हिसाब से हमारा ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी और साइन और थीटा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा किसका, लॉरेंज फोर्स का, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और किस में, तो न्यूटन में, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि एक चीज़ और पूछा हुआ है कि इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी कि सदिश निरूपण क्या होता है। अब सदिश क्या होता है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में यानी कि तीर के निशान के रूप में दर्शाना है, प्रदर्शित करना है। तो वो कैसे, तो हम देखते हैं कि साइन थीटा जो होता है हमारा वो क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात सदिश गुणा होता है, किसका, तो दो सदिशों का। हम इस फार्मूले में पहले चेक करते हैं कि कौन से दो सदिश हैं हमारे पास। तो हमारे पास दो सदिश के रूप में हमारा देखते हैं कि ये जो एफ है, इस फार्मूले में दो सदिश के रूप में हमको क्यू तो सदिश के रूप में नहीं मिलता, लेकिन वी और बी सदिश के रूप में मिलता है। तो वी और क्रॉस बी के रूप में लिख देते हैं, और दोनों के ऊपर क्या लगाते हैं, वेक्टर। और हमारा फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किस प्रकार से हमारा ये क्या कहलाता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, किसमें, तो न्यूटन के फॉर्म में। ये फार्मूला क्या कहलाता है, तो फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अर्थात सदिश निरूपण किसका, तो लॉरेंज बल का, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, लॉरेंज बल, ठीक। आगे बात करते हैं कि इस लॉरेंज बल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये भी पूछता है। तो मिनिमम अर्थात न्यूनतम और मैक्सिमम अर्थात अधिकतम, तो उसके लिए हम लोग थीटा की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो थीटा की वैल्यू हम क्या क्या कर सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास साइन थीटा है, तो हम उसको कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू पहला 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री करेंगे तो उस हिसाब से साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
तो अगर साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो उस हिसाब से हमारा ये पूरा का पूरा टर्म्स जो है, ये पूरा का पूरा जो टर्म्स है ये मल्टीप्लाई होकर भी कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर ये भी कितना हो जाएगा 0। उस हिसाब से हमारा फोर्स कितना है, तो फोर्स इज इक्वल टू 0 न्यूटन। 0 न्यूटन कब, जब 0 डिग्री है तब। अगर थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री, तो उस हिसाब से साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। साइन 90 की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, अगर यहाँ पुट करोगे तो ये तो चले जाएगा, लेकिन बाकी जो बचा है वो तो रहेगा। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा आपका QVB, और इसी वैल्यू को हम कहते हैं मैक्सिमम, इसी वैल्यू को हम कहते हैं मैक्सिमम, और इस वैल्यू को हम कहते हैं मिनिमम। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि 0 डिग्री पे जो होता है वैल्यू वो मिनिमम होता है, और 90 डिग्री पे जो होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर यहीं पर हमारा cos थीटा रहता तो हम 180 डिग्री को भी लेते, लेकिन साइन 180 डिग्री लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा 180 डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं है। देखिए 0 डिग्री का मतलब क्या है, 0 डिग्री का अर्थात ये हम डायग्राम से समझते हैं कि मान लीजिए कोई जो चार्ज है वो हमारा, ये चार्ज ये कुछ इस डायरेक्शन से एंट्री कर रहा है, कुछ इस डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसी डायरेक्शन में हमारा चार्ज भी एंट्री करे तो वहाँ पे इतना एंगल बनाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री रहेगा तो किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा। तो ये अर्थात कि जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर चार्ज एंट्री मारने की कोशिश करता है बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगेगा, सीधा सीधा निकल लेगा। और अगर 90 डिग्री पे एक एंट्री मारता है तो 90 डिग्री पे उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि अगर लॉरेंज फोर्स लगना है तो उस चार्ज को किसी न किसी एंगल से ही उसमें एंट्री करवाना पड़ेगा। अगर एंगल नहीं रहेगी, एंगल की वैल्यू 0 डिग्री रहेगी तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब इसमें एक नोट पॉइंट के रूप में याद करेंगे कि अगर हमारा चार्ज जो है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से एंट्री करता है, चार्ज कितने डिग्री पे एंट्री करता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, तो उसके ऊपर जब फोर्स लगेगा, उसके ऊपर जब क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो आफ्टर फोर्स जो चार्ज है वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेगा। जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में चले जाता है, सर्कुलर पाथ पे, अर्थात वृत्तीय गति करने लगता है। अर्थात क्या करने लगता है, वृत्तीय गति। ये याद रखेंगे कि जब किसी चार्ज को 90 डिग्री में प्रवेश किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री में जाने के कारण उसका जो पाथ है, फोर्स लगने के कारण उसका पाथ हो जाता है सर्कुलर। उसका पाथ क्या हो जाता है, सर्कुलर। उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, वो तो QV है, कितना फोर्स लगता है वो QV है। अब बात करते हैं कि ये सर्कुलर जो मोशन आया है, ये सर्कुलर मोशन कैसे आया। भाई फोर्स के बारे में हम चर्चा कर दे कि कितना फोर्स लगेगा, इतना, लेकिन फोर्स एक सदिश राशि है तो अपने को ये भी चर्चा करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन वाली जो बात है इसको समझाने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, कैसे होता है, देखिए इसको देखते हैं। चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझते हैं। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, जैसे कि XYZ होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से हम 3 अलग अलग डायरेक्शन में रेखाएं खींच देते हैं, 3 अलग अलग डायरेक्शन में रेखाएं खींच देते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो ये हमारा हो जाएगा X, Y और Z डायरेक्शन। ठीक है, अब इस X, Y, Z की खास बात क्या होती है कि तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब इसमें हमको अपने बाएं हाथ के तीनों उंगली को, कौन कौन से, अंगूठे, तर्जनी और मध्यिका, अर्थात थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, इन तीनों फिंगर को कुछ इस प्रकार से अरेंज करना है कि ये तीनों कैसे हो, आपस में परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री। देखिए कुछ इस तरीके से, ये किधर भी घूमें आपस में कैसे रहेंगे, 90 डिग्री में रहेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ये जो 4 फिंगर है हमारा, ये जो रोल दिया है किसने दिया है, फ्लेमिंग ने दिया है। तो इस फ्लेमिंग के अनुसार अगर हमारा जो ये हैंड है उसको हमने जमा लिया और उसके बाद हमारा जो 4 फिंगर है वो 4 फिंगर किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को, वेक्टर B को। ठीक है, और साथ में जो ये वाला मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर अर्थात ये वाला, इसको अगर मान लें तो ये हमारा चार्ज के डायरेक्शन को बताता है, किसके डायरेक्शन को, Q को। ठीक है, किसके डायरेक्शन को, Q के डायरेक्शन को बताता है, आवेश के डायरेक्शन को। तो फ्लेमिंग के अनुसार जो भी फोर्स लगने वाला है वो फोर्स जो है हमारा तीसरे उंगली अर्थात इस प्रकार से अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये कहना है फ्लेमिंग का। ठीक, उसी तरीके से अगर ये आगे की ओर लग रहा है, ये सामने की ओर लग रहा है, तो ये किधर लगेगा, ऊपर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड आगे, चार्ज किधर आ रहा है, बाहर की ओर, तो ये हमारा कहाँ चले जाएगा, ऊपर की ओर लगेगा।
ठीक है। और यही चीज़ अगर मान लो चार्ज अंदर की ओर जा रहा है तो चार्ज हम ऐसा घुमा देंगे तो फोर्स किधर लग जाएगा, डाउनवर्ड लग जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है तो हम अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने तीनों उंगलियों को कुछ इस प्रकार से जमाया, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स में आई का मतलब होता है करंट, और करंट का मतलब हम जानते हैं कि वो चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, चार्ज का फ्लो यानी करंट, ठीक। और इंग्लिश में आई का मतलब होता है मैं, तो दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो उसके हिसाब से आई यानी मैं और आई यानी करंट के लिए अपने एक वर्ड मिल जाएगा। तो आई यानी मैं, तो ये जो ये आपका मिडिल जो फिंगर है, इस मिडिल फिंगर को अपने तरफ आप घुमा लीजिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आई यानी मैं, और आई का मतलब फिजिक्स में करंट, तो ये हमारा करंट के डायरेक्शन को बताएगा, अर्थात किसके डायरेक्शन को, क्यू के डायरेक्शन को, चार्ज के डायरेक्शन को, ठीक है। अब ये देखिए कि हमारा जो थंब है वो किधर है, ऊपर की ओर है। अब हम ये देखते हैं कि हम जैसे स्टूडेंट हैं या फिर हम किसी एम्प्लॉई हैं कहीं पे, तो हमारा जो हमारे ऊपर जो प्रेशर रहता है वो हमारे माँ बाप का रहता है या तो किसी बॉस का रहता है। तो वो बॉस किधर से प्रेशर लगाता है हमको, ऊपर की तरफ से, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ से। तो ये भी याद रख सकते हैं कि फोर्स किधर लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। तो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगे, जो बची हुई उंगली है यानी कि 4 फिंगर, ये किसका डायरेक्शन, बची हुई चीज़ का डायरेक्शन बताएगी, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड का। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा ये हो जाएगा आई यानी मैं यानी करंट, तो करंट यानी चार्ज का डायरेक्शन, फोर्स ऊपर से लगता है तो ऊपर से लगने के कारण फोर्स अपर डायरेक्शन में, और ये जो हमारा 4 फिंगर है बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा। इसके हमारे बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें बोलता है कि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको बताइए ऐसा करके, ठीक। तो ये बहुत आसानी से अपन समझ सकते हैं कि एक हमारा जो था वो लॉरेंज फोर्स था, और ये जो हमारा हमने अभी बनाया है ये हमारा है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल है, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये हमारा। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले से रखा है और उसमें हमने चार्ज को एंट्री कराया है, तो इसी लगने वाले लॉरेंज फोर्स के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन बनाया गया है। साइक्लोट्रॉन को बनाने वाले का भी नाम लॉरेंज ही है। लॉरेंज ने अपने इस लगने वाले फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स के ऊपर ही साइक्लोट्रॉन बनाया है। और साइक्लोट्रॉन से हम करते क्या है, तो साइक्लोट्रॉन के हिसाब से हम लोग जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन पार्टिकल्स को हम लोग एक्सेलरेट अर्थात त्वरित करते हैं। ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को उससे त्वरित नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा ये लॉरेंज फोर्स हुआ और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हुआ। आगे हम देखेंगे कि इसमें और भी कौन कौन से टॉपिक आगे हैं। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए हर बार की तरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। धन्यवाद।